वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज मैं जो क्लास में एनुअल एग्जामिनेशन लिया हूँ है ना, वार्षिक परीक्षा जो मैं अपने क्लास में लिया हूँ, मैं उसका पूरा सेट लेकर आ गया हूँ और उसका मैं बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करूंगा एक एक करके, ठीक है। और इसको अगर आप बढ़िया से देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। इस पर मैं एक एक करके काफी डिस्कशन के साथ मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, 1 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में। और इसके जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है वो लगातार आपको 10th क्लास के वीडियोस, प्रत्येक सब्जेक्ट के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो आप अगर हमारे चैनल से लगातार बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्लास का बिल्कुल टेस्ट जो हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये है निम्नलिखित में कौन जो है वो अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें मैं बता देता हूं कि अपरिमेय संख्या का क्या होता है। अपरिमेय संख्या जो होता है वो आवर्त वाला कभी भी अपरिमेय नहीं होता, ठीक है। आवर्त वाला जो होता है वो अपरिमेय नहीं होता है। पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखा हो तो भी वो अपरिमेय नहीं होता है, जहां पी और क्यू क्या हो जाए, पूर्णांक, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से यहाँ से ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए वो परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय नहीं हो सकता ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी जो है वो भी अपरिमेय नहीं हो सकता, पी बाई क्यू के रूप में लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है, ठीक है। इसमें अपरिमेय संख्या पूछा गया है। देखो 36/64, ऑप्शन ए में जो है वो है 36/64, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 6 और बटा में 8, ठीक है, 36/64 के लिए, तो ये परिमेय हो जाएगा। √3 जो है वो कौन सी संख्या अपरिमेय है हमसे पूछ रहा है, तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सी के भी निकल जाएंगे वर्गमूल और डी के भी निकल जाएंगे, तो √3 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। पाई एक है, पाई कैसा संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लेंगे, जैसे 5 ले ले, 7 ले ले, इन दो अभाज्य संख्याओं का जब आप मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो हमेशा हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर जो होते हैं वो क्या, कॉमन फैक्टर होते हैं। इसके अंदर दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल और केवल 1 होगा, ठीक है। इसी वजह से कॉमन फैक्टर 1 होने की वजह से इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या है। यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। और सी यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है, सी हो जाएगा 1 और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x+5 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हमसे पूछा है, कहता है इसका मान क्या होगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम लिख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा से कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा बीटा, और यहाँ बन जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पे -b/a करेंगे तो ये माइनस का माइनस 3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, और भाई ये तो 1 है, और बटा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/, यानी 5/1, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 3/5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखो जितने घात वाला बहुपद होगा, अगर द्विघात होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगा, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर एक घात वाला बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, या रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्विघात बहुपद qx इक्वल टू x² माइनस x+4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, तो माइनस, अब बी का जगह पर क्या है यहाँ पर -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और बट्टा ए का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक रैखिक समीकरण के घात होंगे, एक रैखिक समीकरण के घात कितना होगा, 1 होगा,
ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी जेड ए बी, कुछ भी हो सकता है इस तरह। ठीक है, तो इसका घात क्या होता है, यहाँ भी वन होते हैं, यहाँ भी वन होते हैं, मतलब वेरिएबल जो होता है उसका घात वन होता है, तो वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर, कहता है एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्याएं बताइए। देखो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, तो 9 18, यह दुगुना तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, 18 और 9 27, ये ऑप्शन ये सही है। ठीक है, देख रहे हो, संख्या दुगुना भी है और ये दोनों का योगफल 27 भी है, जबकि यहाँ दुगुना नहीं है, यहाँ दुगुना नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, 4x प्लस पी वाई, अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले, 720 पी कर ले कम से कम अपने क्वालिटी, तो आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 लिखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। देखो अद्वितीय हल के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो देखो a1 बाई a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बाई 2, यही हो जाएगा 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू, 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू बी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, तो p क्या हो जाएगा, p बाई 2, p बाई 2, p बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, p नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा p नॉट इक्वल टू 4, तो p नॉट इक्वल टू 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए, नहीं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए, 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि युग्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभी बता, युग्म विरोधी है, युग्म अविरोधी है, युग्म जो है आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग्म जो है वो विरोधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा ax प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 10 का अनंत हल हो, तब क्या हो जाएगा। अब देखो अनंत हल के लिए क्या होता है, मैं इसको इस तरफ पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ देखिए, अब देखिए इसको लिखा है कि क्या, कि इसका अनंत हल है, अनंत हल है तो हम क्या लिखते हैं, अनंत हल के लिए होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर C1 बाई C2, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ से A1 कितना है, 1, A1 1 हो जाएगा, और A2 कितना हो जाएगा, A, तो 1 बाई A इक्वल टू B1 हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ B2 हो जाएगा A माइनस बी, तो ये होगा 2 बटा A माइनस बी, है ना, और इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब इसका अनंत हल हो तब कौन सा रिलेशन, इतने में से ही अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो क्या रिलेशन आता है, A माइनस बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा A माइनस बी, और बराबर कितना हो जाएगा 2A, तो 2A में से A घट जाएगा तो क्या बच जाएगा a, और माइनस बी भी अगर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, प्लस बी, प्लस बी, और इधर जो बच गया वो बच गया 0, तो a प्लस बी इक्वल टू जो होगा वो 0, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है x बराबर 56 प्लस रूट में 56 प्लस 56, दो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको यहाँ पर बताते हैं। देखिए लिखा क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस, ऐसे डॉट डॉट लगे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ पहले एक बार स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 56 प्लस रूट में फिर वही चीज रह जाएगा 56, और प्लस रूट में रह जाएगा 56, है ना, अब प्लस ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 56, और देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला पूरा वैल्यू, ठीक है, इसको हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56 इक्वल टू 0। अब देखो ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 × 56, है ना, 7 × 56, 8 7 पर इसको हम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू -8 होगा, है ना, -8 और +7, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, +8 या -7, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे, -8, तो 0 की तरफ करेंगे तो +8, और एक वैल्यू कितना होगा, -7, तो उस तरफ सॉरी +7, तो +7 रखेंगे तो यहाँ पर उस तरफ जाकर के -7 हो जाएगा, तो या तो -7 आंसर हो सकता है या तो फिर +8 आंसर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
8 और -7 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 8 और -7 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सही है। ठीक है, देखो वास्तविक कह रहा है और असमान है, तो m का मान क्या हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ से देखो d इक्वल टू क्या होता है, वास्तविक और असमान के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर d का मान हो जाता है बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। ठीक है, तो b का जो वैल्यू हो गया, b कितना हो गया, b हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो गया, देखो a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और c का मान m, 1 इंटू m, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो यहाँ से हो गया 4m ग्रेटर देन -16 हो जाएगा, इधर आके ना -16। तो m ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा बल्कि लेस देन, क्योंकि जब नेगेटिव वाले नंबर से भाग लगाते हैं तो असमीका का चिन्ह जो होता है वो उलट जाता है। तो -16 बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, m लेस देन 4। तो जो m लेस देन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m लेस देन 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो मूल क्या है। ठीक है, देखो इसके मूल समान है तो मूल क्या है, तो जब मूल समान हो जाता है तो क्या हो जाता है, -b/2a। जब मूल समान होते हैं तो मूल हो जाता है वो -b/2a हो जाएगा वैल्यू। तो देखो माइनस और b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का जो वैल्यू है वो है 6a, तो यहाँ पर आ जाएगा 6a अब बटा 2a, a का जगह पर यहाँ पर क्या है, a का जगह पर 9 है, तो 2 इंटू 9, इसको हम काट सकते हैं क्या, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -a/3। ठीक है, तो -a/3 इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं है ना, इसमें से कोई भी ऐसा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे, इसके वास्तविक हल होंगे x बराबर 1, x बराबर -1, 2 और कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वास्तविक हल क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका वास्तविक, कहता है इसका वास्तविक हल होंगे या नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले इसका डी चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू भी 1 हो गया, तो 1 माइनस में 4 यानी वैल्यू क्या आ गया, -3, जो कि डी जो है वो लेस देन 0 है। -3 जो है वो 0 से क्या है, छोटा नंबर है। जब भी डी जो होता है 0 से छोटा नंबर होता है, इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि अगर इतना के वास्तविक हल होंगे, है ना, इसका कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद जो है वो 5 और सातवां पद 9 है। देखो तीसरा पद t3 बराबर क्या है 7, t3 को लिखेंगे a+2d डायरेक्टली, है ना, a+2d बराबर 7, और उसके बाद क्या है, सातवां पद जो है वो, तीसरा पद जो है वो 5 और सातवां पद 9 है। सॉरी, यहाँ पर तीसरा पद कितना है, 5 है, तो इसको हम 5 लिख देंगे, तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा। और सातवां पद जो है वो 9 है, तो सातवां पद को हम क्या लिखेंगे, a+6d, ये वैल्यू जो है वो 9 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, इसको सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू 2 में 6 घट गया तो माइनस का 4d, और इक्वल टू 5 में 9 घट गया तो माइनस का 4। यहाँ पर माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, d इक्वल टू क्या आ गया 1। डी का वैल्यू कहीं रख दो, फर्स्ट या सेकंड में 1, जैसे मान लो फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ से जो a का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1, 5 में 2 घट गया तो a का वैल्यू कितना बच गया 3, तो a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें से कि AP निर्धारित करें, तो देखो a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और d का वैल्यू 1 है, तो AP क्या हो जाएगा 3 और d 1 है, तो जुड़ता जाएगा 4 5 6, एक एक जुड़ता जाएगा 7, 3 4 5 6, यही AP हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 4 5 6, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 18वें पद का मान क्या होगा। 18वां पद क्या होगा, a+17d। ठीक है, तो a का मान जो है वो क्या है, a का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 और +17 इंटू d का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, देखो 4 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 3, तो 17 51, 51 और 1 52, 52 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या है, क्या लिखा है, प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या है, सॉरी 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं 1000 है ना, 1000। देखो प्रथम 1000 तक का योगफल लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जोड़ना है हमें, 1000 तक।
देखो ये प्राकृत संख्या का योगफल नहीं है, इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 और बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ से 1000 n का मान हो गया और फिर हो जाएगा 1001, सॉरी 1001 और यानी n इंटू एन प्लस 1 और बट्टा 2। तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 500 बार में, ठीक है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 5005 और इस पर क्या आ जाएगा 00, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 यानी 500 ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 500 ऑप्शन कहाँ पर है, 500 ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 21। एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो आठवां पद क्या होगा। देखो आठवां पद क्या होता है भाई, a प्लस 7d और पहला पद 2 है और जो सार्वंतर है वो क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि पहला पद 2 और सार्वंतर 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, 7 21, 21 और 2 23, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नीचे के चित्र में AD बराबर 2, DB बराबर 3, AE बराबर 5 और DE समांतर BC, तो EC क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थेल्स थ्योरम हम लगा देंगे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, EC, ये वाला मान पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है, EC। तो यहाँ थेल्स वाला थ्योरम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 5/5 EC लिख दो, x मान लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EC इधर मल्टीप्लाई कर दोगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15/2, अब 15/2 मतलब 7.5, 7.5। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 7.5 ऑप्शन ए में सही है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। हाँ तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF बराबर 3/5 हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात क्या होगा। भाई ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात अगर 3:5 है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 9:25। याद रखिए जब भी भुजा का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात दिया रहे, ठीक है, भुजाओं का अनुपात मान लो A1/A2 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है A1/A2 का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9:25, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, भुजा का रहेगा निकालना, तो हम क्या कर देंगे, उसका वर्गमूल कर देंगे। जैसे मान लो कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर रहे 36 और अपॉन 64, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 36-64 रहे, तो यहाँ पर इसके जो साइड का अनुपात यानी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 6:8 का, यानी 3:4 का, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 24 है, चित्र में ST समांतर है, ST ये वाला जो लाइन है वो समांतर है QR लाइन के, ये QR जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है x का मान ज्ञात करिए, तो देखो यहाँ से यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगा देंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं थेल्स थ्योरम कि 4/4 हम क्या लिख देंगे x - 4, यहाँ से ये होगा PS/SQ बराबर PT/TR थेल्स थ्योरम के हिसाब से 4/x - 4 इज इक्वल टू 8/3x - 11, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको हम क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 44, ठीक है, बराबर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8x और माइनस 8 चौक 32। इसके बाद इसको सोल्व कर दो अगर, तो x वाले इधर ले आएंगे तो 12x में 8x घट गया तो बच गया 4x और 44 इधर आ जाएगा, 44 में 32 घट जाएगा तो हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, 4 × 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो होगा 3, x का मान निकालना था तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण C बराबर क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, समझो कोई त्रिभुज है कोई AB बराबर 13, ABC ऐसा मान लेते हैं कोई त्रिभुज होगा और इसमें ये एक 13 है, ठीक है, और BC जो है वो 12 है और AC बराबर 5 है, AC बराबर 5 है। देखो ये ट्रिपलेट नंबर बन रहा है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितना होगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो बड़ी वाली भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, यानी ये वाला 13 वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो इसके सामने वाला कोण सी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अभी बता के गए, भुजा का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल के लिए हम इसका
स्क्वायर कर देंगे तो 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, 26 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। 27, ए बी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2-3 है तथा बी के निर्देशांक जो है वो 1-4 है, तो ए के निर्देशांक क्या है। चलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। कहता है कि ये भी क्या है, एक व्यास है। ठीक है, ये भी एक वृत्त है। ठीक है, ये भी एक वृत्त है और इसमें ये लिखा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो है 2-3 है। इसके केंद्र का जो निर्देशांक है यहाँ पर वो कितना है, 2-3 है, 2 और -3 है। ठीक है, इसके केंद्र का निर्देशांक तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। ये भी क्या है, ये वृत्त का व्यास है जो सेंटर से होकर जा रहा है। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट हो गया और इसमें से ए बी में ए के निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, जो कि बी का 1-4 है। ये बी जो है वो क्या है, 1-4 है और ए के निर्देशांक हमसे पूछे जा रहे हैं। देखो सीधा समझो, ये जो सेंटर होता है वो पूरे व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो हम अगर ए के पॉइंट को एक्स वाई अगर हम मान ले, ठीक है, ए के पॉइंट को अगर हम एक्स वाई मान ले तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं x + 1/2 इज इक्वल टू कितना, 2 के इक्वल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 में 1 घट जाएगा तो 3, x का वैल्यू ये आ गया। और इसी तरीके से y + 4/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तिया -6 और 4 उधर चला जाएगा, घट जाएगा तो -6 और -4 हो जाएगा -10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और -10। ठीक है, 3 और -10 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है यहाँ पर। 3 और -10 ऑप्शन ए में सही मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि बिंदु ए 6-1 बी 8-2 सी 9-4 डी P3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ से। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। ए जो हो गया वो हो गया 6-1, बी जो हो गया वो क्या हो गया, बी का जो वैल्यू है वो है 8-2। ठीक है, बी का वैल्यू है 8-2 और जो सी का वैल्यू है वो है 9-4। ठीक है, सी का वैल्यू जो है वो है 9-4 और डी का जो वैल्यू है वो है P3। ठीक है, तो यहाँ से हमसे P का वैल्यू पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि AB बराबर CD लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, या तो फिर हम BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधा हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख दें कि AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की ये भुजा और ये भुजा जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा। अब यहाँ से AD और BC के लिए हम क्या कर ले, दूरी सूत्र लगा देंगे। अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और AD के लिए हम लिख सकते हैं क्या, P-6 और इसका होल स्क्वायर और प्लस इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 6 सॉरी इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ से P-6 का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद हो जाएगा 3-1 और इसका होल स्क्वायर बराबर BC के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए BC के लिए, BC में लिखेंगे 9-8 का होल स्क्वायर, 9-8 का स्क्वायर और प्लस में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4-2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं P-6 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 में 1 घट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 बराबर 9 में 8 घट गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 में 2 घट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 1 5 हो गया, 5 में 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो P-6 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4 1 5, 5 में 4 घट गया तो 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +-1। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1 और ये -6 इधर आ जाएगा तो +6। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक बार हम 6 और 1 को प्लस ले ले तो 7 हो जाएगा और 1 को माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 या 7 इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसमें। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो P का मान अगर इसमें सही पूछा जा रहा है तो इसमें तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट लगा दीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो पहले ऑप्शन में मिलता है उसी को आप सही लगा दें, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P जो है वो 2-4 है, यदि B के नियामक 6-8 है तो A का नियामक क्या है। देखो इसका अभी जो सर्कल वाला बताए हैं वो वैसे बन जाएगा, एक लाइन है मान लो ऐसा A और B। ठीक है, AB और इसमें से AB का मध्य बिंदु जो है वो कहीं पर P पॉइंट है, ये P पॉइंट है मध्य बिंदु और इस P का जो निर्देशांक है वो कितना है 2-4 है। ठीक है, P का निर्देशांक जो है वो 2-4 है और इसमें B का नियामक दे रखा है कितना 6-8, तो ये हो जाएगा 6-8। इसको हम XY मान ले, अगर XY
ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x प्लस 6/2, x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 में 6 कट गया तो -2, तो x का मान -2 हो गया। और इसी प्रकार y+8/2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 4 दूना 8 में 8 घट जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी -20 ये a का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो -20 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि -6 11 के भुज का मान क्या होगा। ठीक है, भुज, देखो जो x वाला वैल्यू होता है उसको हम भुज कहते हैं, जो y वाला वैल्यू होता है उसको कोटि कहते हैं। तो -6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, -6 जो होगा वो भुज होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से भाज्य हो वह क्या है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से भाज्य हो जाए, मतलब इससे विभाजित हो जाए, उससे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे पहले 16 24, 16 20 और 24 इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो कि एलसीएम इसका क्या आता है, 16 20 और 24। देखो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो ऐसे, इसका एलसीएम जो होगा वो 200, देख लेते हैं निकाल के, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 10 दूना 20 और 12 दूना 24। फिर 2 से कर देंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब तो कटेगा 2 से और एक बार लगा दो, तो 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85 8 तिया 24, 240। ठीक है, 240 इसका एलसीएम है। अब देखो 240 से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन डिवाइड हो रहा है। 240 हो रहा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें पूर्ण वर्ग भी बताना है। ठीक है, तो 240 से 2400 डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और 3600 पूर्ण वर्ग है, और बी जो है वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें सबसे क्या कह रहे हैं, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या 1600 जो है वो 200 इससे डिवाइड होता है 240 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 से 160 कैंसिल होता है क्या, 24 25 20 से 24 से 24 से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 कट जाएगा, 24 से 360 में भाग लगा देंगे, तब यहाँ से ये वैल्यू जो होगा वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 32, सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 45 डिग्री, देखो सेक 45 डिग्री का मान जो होता है वो √2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में है, अगर माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे, -2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस आगे देखिए फिर क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो इसलिए हो जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और इसका मान भी जो हो जाएगा 1, और 1 + 1 क्या रहेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो tan थीटा, देखो साइन थीटा बराबर अगर √3/2 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है, साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा भाई, tan 60 का जो मान हो जाता है वो होता है √3, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो √3। कॉस 64/sin 26, देखो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली लिखो 1, 64 और 26 मिलके हो रहा है 90, और कॉस साइन में चेंज होता है 90 वाला पूरा कोण वाला फॉर्मूले से। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 36 देख लेते हैं, 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा। देखो ये एक टावर है, ठीक है, जमीन से कहता है 100√3 मीटर ऊंचा टावर है, ये ऊंचाई कितना हो गया 100√3। ठीक है, ये ऊंचाई जो हो गया वो हो गया 100√3 मीटर ऊंचे टावर के जमीन से 100 मीटर दूर, यहाँ पर दूरी कितना है टावर से 100 मीटर दूर देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, 100 मीटर दूर से देखने पर इसका उन्नयन कोण, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण ये वाला थीटा कितना होगा। भाई tan थीटा अगर हम लगा देंगे ना यहाँ पर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 100√3 और बटा में क्या हो जाएगा √3, तो √3 कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, सॉरी √3 लंब बटा आधार 100 था ना यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर जो वैल्यू होगा लंब बटा आधार, यानी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 नहीं होगा ना, √3 रह जाएगा, तो √3 रह जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि tan में 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 देखिए, 28 सेंटीमीटर, कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्ताकार तार होगा उसकी जो परिधि होगी
वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप यहाँ पर जो होगा वो उसके क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर होगा, यानी 2 पाई आर के इक्वल होंगे। तो 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 और इंटू आर, आर जो होगा त्रिज्या कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ 28 लिख देंगे, 7 चौक 28। तो ये तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा रहा है, भुजा की लंबाई, तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बटा 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे अगर यहाँ पे, तो 2 इंटू 22 बच जाएगा, क्योंकि ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पीटी, पीटी जो है वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है तथा पीए 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पीटी क्या है। देखो पीबी एक्चुअल में क्या है, एक छेदक रेखा है ना, और पीटी जो है वो एक स्पर्श रेखा है। इसके लिए जो होता है वो एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, मतलब एक थ्योरम होता है एक तरह से। वो थ्योरम क्या होता है कि पीटी का स्क्वायर बराबर पीए, पीए और इंटू में पीबी, ठीक है, पीए इंटू पीबी। तो देखो पीटी स्क्वायर, पीटी हमें पता नहीं है, तो पीटी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, और पीए का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, और गुने पीबी का मान, पीबी पीबी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पीबी का मान कितना हो जाएगा, पीए जो वैल्यू है वो 4 है, और ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है। तो मिला करके टोटल पीबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 9। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो पीटी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 चौक 36। तो पीटी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो पीटी बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे 36 का, तो हो जाएगा कितना 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए चित्र में पीए बराबर 7 सेंटीमीटर और पीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, पीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो डीसी पता करना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इसके अंदर जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, इसका जो थ्योरम होता है वो होता है पीए इंटू पीबी और बराबर यहाँ पर हो जाता है पीसी इंटू पीडी, ठीक है। ये थ्योरम हो जाता है इसके लिए। तो यहाँ से पीए का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पीए का वैल्यू हो जाएगा 7 3 10, तो 10 हो गया। और पीबी का यहाँ जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 3, तो ये 3 हो गया। अब बराबर पीसी, पूरा पीसी कितना होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं अगर, है ना, या पूरे को x मान ले अगर, पीसी को x, और पीडी का वैल्यू कितना हो गया, पीडी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से 10 तिया 30, 30/4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 30/4, यानी कि ये हो जाएगा कितना 15/2। ये पूरा x का वैल्यू हो गया, x तो पूरा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पीसी का वैल्यू जो है वो 15/2 है, जिसमें से पीडी 4 है, तो हमसे सीडी पूछ रहा है, तो 4 को घटा देंगे। तो यानी कि यहाँ से सीडी बराबर अगर वैल्यू लिखना हो, सीडी बराबर तो क्या करेंगे कि 15/2 में से 4 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो क्या कितना जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 15 में 8 घट गया तो 7/2, तो 7/2 इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसको अगर हम भाग लगा देंगे तो 3.5 है ना, 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 3.5 जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोले का व्यास जो है 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 22/7, और आर स्क्वायर है 7 गुना 7, ठीक है। ये लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 22 चौक 88, 88 गुने 7 7 56, बाकी 5 7 56 5 61, 616। तो 616 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है, दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा, जहां एईडी एक अर्धवृत्त है, एईडी जो है वो एक अर्धवृत्त है, और एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। तो एईडी जो है वो एक अर्धवृत्त है और एबीसीडी आयत है। देखो सबसे पहले तो इसका परिमाप इधर का निकाल लेते हैं, तो 20 20 40 और 14, 40 14 हो गया कितना 54, तो 54 तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस अर्धवृत्त का व्यास जो होगा वो इस 14 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से व्यास जो होगा वो हो गया 14, तो त्रिज्या कितना हो गया 7, तो यहाँ से त्रिज्या 7 हो गया, तो इसका जो परिमाप होगा ये केवल ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला नहीं है, इसलिए 2r नहीं होगा, केवल पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर यानी 54 और प्लस में क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर का जो वैल्यू हो जाएगा 7, 7 कट जाएगा, 54 और 22 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 76, ठीक है। तो 76 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 42, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो
हम मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, और 2 पाई आर, और इसके लिए दोनों का क्या हो जाएगा 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। अगर इसकी त्रिज्या आर वन और आर टू जो दिया गया है उसके लिए हम मान लेते, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आर बराबर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, और आर वन और आर टू दे रखा है कितना, आर वन आर टू दे रखा है 8 और 6, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 14। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 43, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप मतलब 2 पाई आर, और क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आर बराबर क्या बच गया 2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो आर बराबर 2 मात्रक, 2 मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। तो गोले की त्रिज्या क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो 4/3 पाई ये तो पूरा कांस्टेंट मान है ना, नियत मान है, तो वैल्यू सिर्फ इस पर चेंज करेगा। अगर त्रिज्या को आधी कर दें तो आधा करेंगे तो 1/2 का क्यू क्या बनेगा 1/8, यानी 1/8 हो जाएगा इसका हिस्सा, ठीक है, आठवां भाग, आठवां भाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 45, किसी घन की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी घन की भुजाओं को अगर हम कहते हैं दुगुना कर दे, देखो घन की भुजा क्या होता है ए क्यू, अगर भुजा दुगुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8a क्यू, यानी ये हो जाएगा 8 गुना। ठीक है, तो 8 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 3 7 6 4 2 1 कहता है इसकी माध्यिका क्या है। देखो इसको माध्यिका के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, फिर क्या हो जाएगा 4 के बाद में आ जाता है क्या 5, और फिर हो जाता है 6। ठीक है, यही नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7 भी है। ठीक है, तो 7 ले लेते हैं, तो 3 3 6 और 1 7 नंबर, यही है 3 3 6 और 1 7 नंबर। तो ये विषम नंबर है, इसके लिए जो माध्यिका होता है वो होता है n+1/2वां पद। ठीक है, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 यानी 7 हो गया, 7 + 8 1 कितना हो जाएगा 8/2वां पद, यानी कि चौथा पद। चौथा पद यहाँ से कौन सा है नंबर 4, तो नंबर 4 यानी चौथा पद 4 है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पहले इसे रब कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो चलिए देखिए 48 नंबर लिखा है, अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं बहुलक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर वक्र लिखा गया है बट वर्ग होना चाहिए ना, यही तो, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न होता तो यहाँ पर संचयी बारंबारता होता, यहाँ पर वर्ग होना चाहिए कि अधिक बारंबारता वाला वर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगा। देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक से इसको घटा देंगे, 1 - 0.62। ठीक है, तो 1 - 0.62 अगर करेंगे तो 8 इधर और 30, यानी ये कितना हो जाएगा 0.38, 0.38 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, सबको पता होगा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 लिखा है, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। स्पर्श रेखा जीवा कहलाता है, ए और बी दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, जीवा कहलाता है। ठीक है, देखो अगर ये एक सर्कल है और एक लाइन जो इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, दो बिंदु पर, जैसे ये बिंदु और एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट कह सकते हो इसको आप, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा। स्पर्श रेखा तो वो होता है, स्पर्श रेखा वो होता है जो केवल एक पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, बिंदुओं ए 2-4 और बी 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक, इसका मध्य बिंदु पूछा है, तो क्या करेंगे 2 और 4 जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 का आधा 3, 3 शुरू में ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे आगे भी देख लो -4 और -2 -6/2 तो -3। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा क्या है। देखो 5 यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, दिया क्या है कि 5 cos थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो सबसे पहले तो cos थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 मतलब आधार बटा कर्ण है ना, b/h। तो p का वैल्यू निकाला जा सकता है, p का वैल्यू निकाला जा सकता है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 - 9 कर देंगे 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया। इसके बाद हमें 3 tan थीटा पूछ रहा है, तो 3 tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 3 tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू 4 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया
4, तो 4 इसका वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4, देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 54 cos 90 डिग्री माइनस ए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, लिखा है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसका इक्का होने की संभावना क्या है। देखो भाई, इसमें ताश की पत्ती में टोटल कितने होते हैं, 52, जो भी टोटल संभावनीय है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, एनी बाई एन एस। ठीक है, तो इक्का पर घटना घट रहा है तो 4 हो जाएगा, और एन एस टोटल जो होगा 52, ये कैंसिल करेंगे तो 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 56 बिंदु -57 और -13, इसके बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र का यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, -5 और माइनस में करेंगे क्या, -1, x1 -x2 करते हैं ना, तो -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, और प्लस 7 - 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 - 3 इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देते हैं, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 7 में 3 कट गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 4, 4√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 5, 15 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या होगा। देखो 5, 15 और 20 इसका लसा और मासा का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले 5, 15, 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 15, 20 के लिए 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा, और इसका मासा जो हो जाएगा वो मासा हो जाएगा कितना, 5, एचसीएफ जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और इसका अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, लसा और मासा का अनुपात लिख देंगे, तो हो जाएगा 12:1, 12 × 60 कट जाएगा तो 12:1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, इसका 10वां पद क्या है। 54, 51, 48, 45 इसका 10वां पद। देखो 10वां पद लिखना है तो a प्लस यानी T10 अगर लिखना हो तो a प्लस 9d लिखते हैं, a प्लस 9d। a का जो वैल्यू हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया, 54 लिख देंगे, और प्लस 9 इंटू डी का जो वैल्यू है कितना है, 54, 51, 51 में 54 घटाएंगे तो -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, तो यहाँ बच गया कितना, 54, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नोतिया 27, 54 में 27 घटेगा तो आ जाएगा 27, तो 27 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद बिंदु 2√3 और -√2 किस पाद में स्थित है। देखो ये प्लस है और एक माइनस है, तो जो प्लस माइनस होता है वो किस में होता है, चतुर्थांश है ना, चौथे में हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं, चतुर्थ में हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो 6 सेंटीमीटर वाला का आयतन क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, और 2 वाले का आयतन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 6 का क्यूब यहाँ पर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 6 का क्यूब 6 × 6 और गुना 6, और यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे 2 × 2 × 2, आसानी से काटने के लिए मैं ऐसे करती 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये कितना आ जाएगा 27, 3 3 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 3 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, 27 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है 61 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लासा निकालने में, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मासा निकालने में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 62 देखिए, लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कहने का मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेकरिंग फॉर्म में आएगा, और रेकरिंग फॉर्म में आएगा तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा उस रेकरिंग फॉर्म पे। तो चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 17 से 1 में हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.0 फिर 0 लगाएंगे 0, 17 × 5 = 85 लग जाएगा, 85, और 10 में 5 घट जाएगा 5, और यहाँ पर बच जाएगा 9 में 1 घट गया, 8 घट गया तो 1, 150 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 17 × 7 = 69 और 36 से 136, 10 में 6 घट गया 4, और 4 में 3 घट गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर घट जाएगा कितना, 17 6 2 17 7 19 से 17 और 36 से तुम लगा सकते हैं 136, तो 136 यहाँ पर फिर से बच जाएगा कितना, 4 आ गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर लगा देंगे हम 0, फिर हो जाएगा 17 दूना 34, 10 में 6 घट गया तो 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0, फिर हो जाएगा कितना 17 दूना यहाँ पर सॉरी 36 ने बल्कि कितना हो जाएगा 34, 10 में 4 घट गया तो आ जाएगा कितना 6, और 0 लगाएंगे 60, फिर 17 तिया 51, 10 में से 1 घट गया 9, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 90, अभी तक तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है 90, फिर हो जाएगा 17 × 5 = 85, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा कितना 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा कितना 16, फिर हम लगाएंगे 0, और 17 7 19 से 17 और 36 17 9 53 से 9 बार में लगा सकते हैं 100 153, तो ये आ जाएगा कितना 7, ये कैंसिल हो जाएगा,
फिर 70, ये तो कट नहीं रहा है, इसके आगे 17 चौका 68, 68 10 में से 8 घट गया 2, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 20, 17 एकम 17, फिर लगेगा कितना 3 शेष बच गया 3, फिर 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 17 एकम 17, और आ जाएगा कितना 13, है ना, 13 कहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है, अभी तक तो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद 30 लगा देंगे तो हो जाएगा 17 चौका 17 सते 19 है 119, यहाँ बच जाएगा कितना 11, फिर 0 लगाएंगे तो 110, 110 भी अभी तक कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो चलिए 70 पचे 85, 17 छक 2 तल से 102, 10 में 2 घट गया तो 8, ये कैंसिल हो गया, फिर 0, 80 आ गया तो 80 भी रिपीट कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बाद और आगे देख लो तो 70 पचे 85, 17 छक 2 तल से है ना, 17 तिया 51, 17 चौका 68 लिख सकते हैं, 17 चौका 68, 10 में से 8 घट गया 2, और 7 में 6 घट गया तो 1, 120, 17 सते 19 से 119, ठीक है, 10 में से 1। अब देखो यहाँ से वापस 1 आ गया, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 नंबर। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 16 नंबर, 16 जो नंबर होंगे वो 16 नंबर के बाद ये अंक जो होगा वो रिपीट हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, देखिएगा, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ पूरे को। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लेते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वही इसका लगा समय होगा। तो 5, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 15 घंटे, तो 15 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, -b/a, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 के शून्यक 1 हो, तो अन्य शून्यक क्या है ना, इसका एक शून्यक जो दे रखा है वो 1 है, तो कहता है इसका अन्य शून्यक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एक शून्यक अगर 1 है तो x बराबर 1 हो गया, यानी x - 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो x - 1 से हम क्या कर देते हैं, इसको पहले हम डिवाइड कर दे सकते हैं x - 1 से। देखो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आए तो इसको छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो तो एग्जाम में बहुत सारे होंगे ना, 100 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर बताता हूँ इसको, x³ - 3x² -x + 3, इसको डिवाइड करेंगे, हालांकि इसको ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी होगा। मैं बता देता हूँ इसको, x³ है तो यहाँ से हम लगा सकते हैं क्या, x², तो हो जाएगा x³ और -x², तो ये घटाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, -3x² + x², तो आगे -2x² प्लस माइनस में x और प्लस का 3, तो यहाँ से इस बार लगा देंगे माइनस का 2x, तो माइनस का 2x² हो गया, और आगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x, और घटा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया, 2x में x घट गया तो x बच गया, और प्लस का 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लिख दें इसको x - 1 से, ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, 2x सॉरी माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा यहाँ पर, -3x और प्लस का 3, तो यहाँ से हम क्या करते हैं -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा -3x और प्लस का 3, और ये पूरा का पूरा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, x² - 2x - 3, x² - 2x - 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3x माइनस प्लस x, ये लिखा जा सकता है, और माइनस में 3, तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा, और फिर प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बचेगा। तो यहाँ से देखो x - 3 को 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा वैल्यू, और x + 1 बन रहा है तो क्या आएगा, -1 आएगा वैल्यू। 3 और -1 जो होंगे इसके अन्य शून्यक होंगे, 3 और -1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, यदि किसी बहुपद का एक गुणन खंड x + y हो, तो उस बहुपद के शून्यक क्या होंगे। देखो x + y कहता है, एक यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड जो है वो x + y है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में x + y नहीं, x प्लस यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है, ये इसका जो क्वेश्चन है वो x + 4 है, तो उस बहुपद के शून्यक क्या होंगे, तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा, x + 4 अगर है इसका एक गुणनखंड, तो क्या करेंगे, x बराबर -4 कर देंगे, यानी -4 इसका शून्यक होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। देखो x बराबर 0 इसका आलेख क्या होगा, y अक्ष है, x अक्ष है, a और b दोनों है, या d इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो y अक्ष है, मतलब जहां x 0 होता है वो कहाँ होता है, y अक्ष पर होता है, और जहां y 0 होता है वो x अक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, y बराबर mx में m अचर राशि है,
का आलेख जो मूल बिंदु से होकर जाता है कैसा होगा? y बराबर mx का जो m अचर राशि है तो कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, y बराबर 3x का आलेख कैसा होगा? x और y अक्ष का प्रतिच्छेदक होगा, सरल रेखा होगा। अब देखो इसको रख के देख सकते हो कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। p के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। भाई p यहाँ पर नहीं है ना, p यहाँ पर है ही नहीं, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा? विवेचक क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर, बी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया? पी, और सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 72 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ से डी निकाल लेते हैं पहले, बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी का मान कितना है? 25, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 100, यानी ये कितना हो गया? 0। जब भी डी बराबर 0 हो जाता है तो वास्तविक और समान मूल होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 73, किसी एपी के 3 क्रमागत पद अगर 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3 है तो x का मान क्या है? देखो इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? समान होगा, तो यहाँ से हम घटा देंगे। अगर 8x माइनस में कितना 5x प्लस 3 को करेंगे माइनस, तो 5x माइनस 3 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा कितना? 9x प्लस 3 में 8x घटा देंगे, 9x प्लस 3 में घटा देंगे कितना? 8x, तो 8 में 5 घट गया 3x, 3x, और यहाँ पे 9x में 8x घट गया तो x इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पर प्लस 3 बच रहा है, माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। 3x में x घट गया तो हो जाएगा 2x, 3 3 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 3 6 3। ठीक है, तो x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 74 है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11, इसका कौन सा पद जो है वो 27 है? ये हमसे पूछा है कौन सा पद 27 है। तो देखो tn का फॉर्मूला लगा देंगे, tn बराबर जो है वो है 27, और tn का मान 27 हो गया तो इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाता है? 27। a का मान जो हो गया वो यहाँ पर कितना हो गया? 5, a का मान 5 हो गया, प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का जो वैल्यू है वो 7 में 5 घट जाएगा तो 2, अब बराबर 27, तो यहाँ 5 इधर घट जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 27 में 5 घट गया तो हो गया 22, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 11, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो n बराबर 12 यानी 12वां पद हो जाएगा। इसके बाद है 1/3 5/3 9/3 13/3, इसका सारवंतर क्या हो जाएगा? तो इसका सारवंतर इससे इसको अगर हम घटा दे 5/3 में 1/3 तो आ जाएगा 4/3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है, नीचे के चित्र में बिंदुएं पी और क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी, यानी पी क्यू ये वाला जो लाइन है पी क्यू ये बीसी लाइन के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, एपी बराबर 8 दे रखा है, एपी एबी बराबर 12, ये पूरा का पूरा जो है वो 12 है, ए क्यू जो है 3x है, ए क्यू 3x है, और क्यू सी जो है वो क्या है? x प्लस 2 है, तो x का मान तो कोई ये 8 है और ये पूरा 12 है, तो पीबी कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, पीबी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थेल्स थ्योरम अगर यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा कितना? 8/4, 8/4 बराबर 3x बटा बटा में कितना? x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से सोल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x प्लस 16 अब बराबर 3 चौक 12x, है ना, तिरछा गुना कर दिया यहाँ पे, तो 12x में 8x घट गया तो कितना हो गया? 4x, 4x बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4, तो 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडी और डीई समांतर है बीसी, यदि डी जो है वो 3 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एडीसी का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पर एडीसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडीई होना चाहिए यहाँ पर, तब बन सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, किसी त्रिभुज की के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, कोई भी कोण से अगर उसका समद्विभाजक खींचेंगे तो सामने वाले भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, वो समबाहु त्रिभुज होंगे। इसके बाद है बी में ऐसा सभी कोण से नहीं होगा, बी में मतलब सिर्फ वो उस कोण से होगा जो असमान कोण होंगे, वहां से अगर खींचेंगे तब समद्विभाजित होगा। इसके बाद है 79, दो बिंदुएं P 2 - 2 और Q - 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के
मध्य बिंदु के नियामक क्या है। इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है तो 2 माइनस 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस 2 और 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे 0 ही होगा, तो इसका 0 0 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 80 का है कि 8 2 3 4 के और 6 माइनस 5 संरेख हो तो के का मान क्या होगा। देखो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है x1 यानी 2 रख लेंगे, y2 माइनस y3 k माइनस 5, तो k माइनस का माइनस 5 करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4, x2 4 हो गया, 4 इंटू y3 माइनस y1 मतलब माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 और प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा x3 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसके लिए y1 माइनस y2 हो जाएगा 3 माइनस के। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो हाफ जो होगा वो 0 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा कितना 2k प्लस 10 और माइनस 8 चौक 32 माइनस 32, और यहाँ से हो गया कितना 6 तिया 18 और माइनस का 6k, ये चल रहा है। ठीक है, बराबर 0। इसके बाद 2k में से 6k कट जाएगा तो माइनस का 4k बच गया, और माइनस 32 और प्लस 18, यहाँ से माइनस 32 प्लस 18, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 18 12 12 2 14, यहाँ से बच गया माइनस का 14। ठीक है, मॉडुलस में चल रहा है बराबर 0, तो यहाँ से माइनस 4 के बराबर माइनस 14, तो यहाँ से मॉडुलस अगर हम हटा भी देंगे माइनस कॉमन लेके तो 4k प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 14 बराबर 0, तो 4k बराबर हो जाएगा कितना माइनस 14, और k बराबर जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 14, यानी k बराबर जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 14 बट्टा का कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि ये कट जाएगा कितना -7/2, तो -7/2 इसका सही आंसर होना चाहिए k का मान। ठीक है, k का मान यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है ना, इसका ऑप्शन ही जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, 0 √2 और √3 0 इसके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, 0 √2 और √3 0 इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच का दूरी क्या है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ से 0 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, यानी ये हो जाएगा कितना रूट का 5, तो √5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है 82 नंबर, tan 25 tan 30 tan 35 tan 55 tan 65 इसका मान क्या होगा। दो 25 और 65 ये मिला के कितना हो रहा है 90, तो ये दोनों मिला के जब 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू होगा 1। उसके बाद देखो tan 55 और tan 35 ये मिला के कितना हो रहा है 90, तो ये भी इसका भी वैल्यू जो हो जाएगा वो 1, और उसके बाद बच गया कितना tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b का मान क्या है। देख लेते हैं यहाँ पर tan tan a tan a बराबर क्या दे रखा है cot cot b दे रखा है cot b। ठीक है, अब देखो cot b को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस b, ये लिखा जाता है tan 90 माइनस बी बराबर cot b, ये हो गया tan a के लिए, तो दोनों तरफ tan है इसको हम हटा सकते हैं, तो a बराबर हो गया 90 माइनस b, तो b इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, क्या पूछ रहा था हमसे, इसमें हमसे पूछ रहा है 83 में a प्लस बी का मान, तो ये 90, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 84, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो 3a न्यून कोण है तब a का मान क्या होगा। तो यहाँ भी देखो ये इसी तरीके से बनेगा कि साइन 3a बराबर जो वैल्यू दे रखा है वो है कॉस कॉस a माइनस 26। ठीक है, साइन को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, कॉस 90 माइनस 3 है, 90 माइनस 3 है, अब बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस a माइनस 26, कॉस कॉस दोनों तरफ खत्म कर देंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 3a अब बराबर a माइनस 26। ठीक है, तो माइनस 3a इधर आके हो जाएगा कितना 4a 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 बराबर 90 प्लस 26, 90 प्लस 26 हो गया 116, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 29 चौका 16 से यानी 29, a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 29 डिग्री, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर और उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। देखो ये गुब्बारा मान लो यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये धागे की लंबाई है, धागे की लंबाई यहाँ पर दे रखा है कितना 100 मीटर, ये 100 मीटर धागे की लंबाई है। ठीक है, 100 मीटर धागे की लंबाई और उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला जो है वो 30 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है ये ऊंचाई कितना है। लंब और कर्ण साइन थीटा में लगता है तो साइन 30 डिग्री लगा देंगे, साइन 30 डिग्री बराबर ऊंचाई इसको h मान लो तो हो जाएगा h अपॉन
100 और साइन 30 का मान क्या हो जाता है हाफ, इधर लिख देते हैं। तो हाफ बराबर हो जाएगा h/100, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50। तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसके बाद 86 है 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 सेंटीमीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा। चलिए मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ फिर आगे बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 सेंटीमीटर दूर से देखने पर, ये है 100√3 मीटर ऊंचा टावर, ठीक है। और जमीन से 100 सेंटीमीटर दूर से देखने पर, 100 सेंटीमीटर दूर से देखने पर, यहाँ पर दूरी कितना है 100, ये भी 100 है, ये सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअल में क्या होगा ये मीटर होगा, ठीक है। दूर से देखने पर उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है, ये थीटा कितना होगा। तो tan थीटा हम सीधा लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 100√3 और बटा में कितना हो जाएगा 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, √3 थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 87, देखिए बगल के चित्र में कोण OPB की माप क्या होगी, हमसे पूछ रहा है इसमें OPB, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल OPB कितना होगा। देखो ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 होता है, क्योंकि ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे कोई भी अगर अर्धवृत्त अगर हम बना दें, मान लो ऐसे, ये अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त से कहीं भी ऐसे खींच देंगे तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। कहीं से भी ऐसे अगर हम मिलाएंगे ये, तो ये बनेगा 90 डिग्री। यहाँ भी ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो भी बनेगा ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। इसके बाद है कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, जहां AB बराबर 6, AB जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और BC जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और CD 4 सेंटीमीटर। तो हमसे AD पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। हमसे AD पूछ रहा है कि AD का मान कितना होगा। तो देखो अगर इसको हम x मान ले तो ये हो जाएगा कितना 6 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा इधर 6 माइनस एक्स, ठीक है। और ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये x होगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा कितना 7 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 7 माइनस एक्स हो गया, ये वाला जो होगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये अगर 7 माइनस एक्स हो गया तो ये वाला कितना बचेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 4 है, ठीक है। तो 4 है तो 4 में से 7 माइनस एक्स अगर घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 4 में से 7 माइनस एक्स घटा देते हैं, 4 माइनस 7 माइनस एक्स करेंगे 7 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि एक्स माइनस में 4 माइनस 7 यानी -3, तो यहाँ बच जाएगा कितना x-3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस एक्स है और ये x-3 है, तो 6 माइनस एक्स प्लस x-3, एक्स कट गया, 6 में 3 कट गया तो 3, इसका 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद 90 नंबर है, दो वृत्तों की परिधियां 3:1 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो परिधि का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, ये सभी अगर दिया रहे तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात लिखना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 9:1, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, जब केंद्रीय कोण की माप 1 डिग्री है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है जब केंद्रीय कोण की माप जो है वो 1 डिग्री है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। देखो इसका एक्चुअल में पूछने का मतलब है कि जब केंद्रीय कोण की माप अगर 1 डिग्री है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 1 डिग्री केंद्रीय माप है तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एक्चुअल में वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होना चाहिए ना, θ/360 करेंगे, θ1 होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर 92 क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दिया गया चित्र OPQR वृत्त चतुर्थांश है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इधर तो 14 हो गया पहले, और साथ में हमें क्या करना है, चतुर्थांश का ये वाला हिस्सा 2πr/4 लिख देने, 2πr/4 चतुर्थांश के लिए। तो यहाँ से 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, और पाई का मान जब हम 22/7 रखेंगे, यानी यहाँ से 14 और प्लस ये 22/7, और नीचे क्या है 2 भी है तो लिख देंगे नीचे यहाँ पर 2, और इंटू आर का मान जो हो गया वो हो गया 7, 2 11 दूना 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 14 और 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 25 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 हो गया, कुछ और क्वेश्चन बाकी है उसको देख लेते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है। देखो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3πr²h, ठीक है। तो 1/3 का मान हो जाएगा 22/7 और इंटू r², r का जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा, और इंटू h जो है वो कितना है 7 है,
इसको सोल्व कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दिया 66। 66 यहाँ पर कोई भी आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है इसमें से, इसमें सारे ऑप्शन जो है वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। कुछ कुछ क्वेश्चन मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। चलिए 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो अगर इसमें त्रिज्या का अनुपात दे रखा है और आयतन का अनुपात देना निकालना है, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता है ना, तो इसका घन कर देंगे। ठीक है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, तो 125 अनुपात 216, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक गोला के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर क्यू बाई थ्री और आर स्क्वायर जो बचा है इसको 1 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर से यहाँ आर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना, r/3। ठीक है, तो यहाँ से r/3, r अनुपात 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 जो है, यदि किसी रन का माध्य 10 है और माध्यिका 11 है तो बहुलक क्या है। देखो बहुलक बराबर जो होता है वो होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3 गुना माध्यक का मान हो जाएगा 11 और माइनस 2 इंटू माध्य का मान जो है वो है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 11, तो यह 33 और 2 20, 33 माइनस 20 करेंगे, 33 में 20 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 13, तो 13 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। किसी वितरण में चर का मान XYZ में भार क्रमशः ABC हो तो माध्य क्या होंगे। कहता है किसी वितरण में चर का मान जो है XYZ है, ठीक है, और भार में भार जो है वो क्रमशः ABC हो तो माध्य क्या होगा। देखो चर क्या होता है, मतलब भार कहने का मतलब ये बारंबारता है, तो F1 X1 है ना, F2 X2 और F3 X3 बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ, AX प्लस BY प्लस CZ और बट्टा में सिग्मा F लिख देते हैं ना, सिग्मा F, तो बट्टा में A प्लस B प्लस C हो जाना चाहिए, A प्लस B प्लस C, तो एक्स वाई प्लस जेड, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो माध्य होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो यहाँ से एफ एक्स तो चलो निकल रहा है, लेकिन एक सिग्मा एफ जो होना चाहिए वो ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद है 98, 3 4 6 8 14, इसका माध्य इनमें से कौन है, 14 8 22, 22 और 6 28, 28 4 32, 32 3 35, 35 बटा 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा इसका माध्य। 99, दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर काली संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कहते हैं काली संख्याओं, यहाँ कुछ मिसप्रिंट किया हुआ है, ये काली संख्याओं नहीं होना चाहिए, मतलब कुल संख्याओं का योग होना चाहिए, कुल संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। देखो 10 होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, 10 होने के लिए 4 6 हो सकता है, फिर 6 4 हो सकते हैं और 5 5 हो सकता है। ठीक है, योगफल, और तो 10 होने का कोई तरीका नहीं है, तो 3 तरीके हो गए यहाँ से और टोटल 36 है, तो 3/36 परिणाम होते हैं, 1/12, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य है, ई के लिए कौन सा सत्य है। देखो पीई डैश जो हम दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं किसके लिए, घटना नहीं होने के लिए पीई डैश लिखते हैं, तो घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो क्या हो जाएगा पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या हो जाता है 1, तो यहाँ से पीई डैश बराबर अगर हम लिख दे, पीई डैश बराबर अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई, तो ऑप्शन इसका पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने क्या किया कि 100 में से 100 क्वेश्चन काफी डिटेल में कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इन्हें, ताकि उसे भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।